दोपहर का समय था। अभिनव दिल्ली के रिंग रोड से अपनी कार मोड़कर बाईं ओर डब्ल्यूएचओ भवन के नजदीक पहुंचा ही था कि पल भर को उसकी नजर उस ओर मुड़ी और उसी पल स्वतः उसका पैर तेजी से ब्रेक पर पड़ा और कार चीत्कार करती हुई रुक गई। अभिनव झटके से कार का दरवाजा खोलकर उतरा और तेजी से बाईं ओर भागा। वह भवन के आगे शीशे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अभी इतनी दूर से भी वर्षों बाद उसे देखकर पहचान गया था। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह आंचल ही थी। वही लंबा छरहरा बदन, गर्दन तक कटे बाल, वही हल्के कदमों वाली चाल पल भर को ही दिखाई दी। किंतु वही आंखें, वही नाक और वही होठ, शर्तिया वही है। वह तेजी से उधर बढ़ना चाहता था कि अचानक ख्याल आया, उसकी कार बीच रोड पर खड़ी है और सीट पर उसका लैपटॉप, मोबाइल और हैंडबैग रखा है। अभी ने फौरन जाकर कार को बाईं ओर लगाया, शीशा चढ़ाकर गाड़ी लॉक की, फिर दौड़ता हुआ डब्ल्यूएचओ भवन की ओर गया। जब तक वह गेट के पास पहुंचा, वो ओझल हो चुकी थी। शीशे के द्वार के बाहर वह पल भर रुका, तो द्वार अपने आप खुल गया। वह तेजी से लॉबी के अंदर गया और चारों ओर देखने लगा। वह कहीं नहीं थी। शायद वह भवन के अंदर चली गई थी। तब तक एक वर्दीधारी उसके पास आया और बोला, आप कौन हैं? क्या चाहिए? अभी को खामोश पाकर उसने फिर कहा, प्लीज रिसेप्शन पर जाइए। औ- और एक और इशारा किया। अभी ने रिसेप्शन पर जाकर वहां बैठी महिला से इस तरह आने के लिए माफी मांगी। फिर बोला, मैडम, वह लड़की जो अभी अभी अंदर आई थी, वह किधर गई? महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, फिर अंग्रेजी में पूछा, आपको क्या काम है? अभी ने कहा, मैं उसे जानता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, उससे पुरानी जान पहचान है। रिसेप्शन पर बैठी युवती ने दृढ़ स्वर में कहा, आप बिना पूर्व समय लिए यहाँ किसी से नहीं मिल सकते। अभी ने अनुरोध भरे स्वर में कहा, मैडम, मुझे यहाँ आपके ऑफिस में किसी से नहीं मिलना। अभी जो लेडी यहाँ अंदर आई है, मैं केवल उनसे मिलना चाहता हूँ। मैडम, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उस महिला और गार्ड के चेहरे पर हठ और आक्रोश के भाव को देखकर अभी समझ गया कि उनसे कुछ भी अनुरोध करना बेकार है। वह कोई अनावश्यक सीन नहीं खड़ा करना चाहता था, इसलिए आई एम सॉरी बोलकर बाहर आ गया। अभी धीरे धीरे चलता हुआ अपनी कार के पास आ गया और गेट खोलकर अंदर बैठ गया। उसने शीशा नीचे किया और सेल फोन निकालकर अपने ऑफिस फोन किया। उसने अपनी सेक्रेटरी को कहा, कुछ जरूरी काम से मुझे आने में देर हो जाएगी, चीफ को खबर कर देना। वह कार में बैठा डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग की ओर देखता हुआ सोचने लगा कि आंचल को तो नागपुर में होना चाहिए, यहाँ दिल्ली में क्या कर रही है? हो सकता है उसके पति का ट्रांसफर हो गया हो। 6 साल पहले पटना छोड़ने के बाद अभी ने पहली बार आंचल की झलक देखी। हालांकि बीते 6 साल में वह अपने मन में आंचल को हमेशा से देखता आया है। अभी की आंचल से मुलाकात लखनऊ में 8 साल पहले हुई थी और उसके बाद ही दोनों गहरे दोस्त हो गए थे और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। हालांकि दोनों के स्टेटस में बहुत अंतर था। अभी छोटी जाति का था और आंचल ऊंची जाति की थी। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का अभी गांव से लखनऊ पढ़ने आया था। आंचल के पिता आईजी पुलिस थे और लखनऊ की एक पॉश कॉलोनी में उनका बड़ा भव्य मकान था। आंचल की शुरू से ही शिक्षा लखनऊ में हुई थी। फिर भी दोनों में कुछ समानताएं थी। मसलन दोनों पढ़ने में तेज थे और दोनों को एथलेटिक का शौक था। दोनों की मुलाकात दौड़ के मैदान में ही हुई थी। आंचल 100 और 200 मीटर की दौड़ में चैंपियन थी और अभी मिडिल डिस्टेंस दौड़ में हमेशा प्रथम आता था। शाम को दोनों अक्सर साइंस कॉलेज के मैदान में साथ साथ प्रैक्टिस करते थे। विश्वविद्यालय एथलेटिक प्रतियोगिताओं में दोनों कानपुर, बेंगलोर और कोलकाता भी गए थे। इस दौरान दोनों काफी घनिष्ठ मित्र हो गए थे, किंतु अभी हकीकत को जानता था। अपने और आंचल के बीच के वर्गों की दूरी को वह पहचानता था। उसने सोचा था, आंचल के साथ उसकी शादी का एक एक ही उपाय है कि वह जल्दी से किसी अच्छी नौकरी में लग जाए, पर्याप्त कमाने लगे
हो सकता है तब आंचल के पिता जाति को नजरअंदाज कर विवाह के लिए राजी हो जाए, इसलिए उसने और भी मेहनत से पढ़ना शुरू किया। एमएससी में टॉप करने के बाद ही उसने अच्छी नौकरी की तलाश शुरू की। अपने एक प्रोफेसर के सुझाव पर उसने दिल्ली के एक मल्टीनेशनल फर्म में ईमेल से अपना आवेदन और सीवी भेज दिया था। प्रारंभिक वेतन 50,000 रुपये था। इंटरव्यू के लिए उसे बुलावा आ गया था और जैसे तैसे कर वह दिल्ली पहुंच गया था। फर्म के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए अंदर जाने से पहले उसे लगा कि वह बेकार आया। ये लोग शायद उसे बाहर से ही भगा देंगे। इंटरव्यू कार्ड दिखाने पर उसे अंदर ले जाकर बिठाया गया। वह चुपचाप दुबका सिकुड़ा रिसेप्शन में बैठा रहा। एक चपरासी एक ट्रे में पानी का गिलास लेकर लोगों को पिलाते हुए घूम रहा था, पर उसे पानी पीने में भी संकोच महसूस हो रहा था। खैर, उसका नाम पुकारा गया और उसे घोर आश्चर्य हुआ जब 5 मिनट के बाद में उसे चुन लिया गया। चीफ ऑफिसर ने उससे कहा था कि वह बाहर लॉबी में बैठकर चाय पिए। उसे 1 घंटे के अंदर ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आज ही ज्वाइन कर लो। कल से 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। उसे लखनऊ वापस जाने की इजाजत नहीं मिली। फर्म के एक बड़े अधिकारी ने पीए को बुलाकर कहा था, इन साहब के लिए कंपनी के गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक करा दो। उसके बाद उसे कैशियर से 10,000 का एडवांस दिलाकर कहा गया, कंपनी की गाड़ी से मार्केट चले जाओ और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। सब कुछ इतनी जल्दी और तेजी से हुआ कि उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। चंद घंटों में ही अभी का जीवन बदल गया। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक लगातार ट्रेनिंग। आज 6 साल बाद उसका वेतन 2 लाख रुपए प्रति माह हो गया है। उसने अपना फ्लैट खरीद लिया है। नौकरी मिलने के दूसरे दिन ही उसने आंचल को घर पर फोन किया था, लेकिन फोन चपरासी ने उठाया और उसने फोन पर आंचल को नहीं बुलाया। इसके बाद यह सिलसिला कई बार चला। अंत में तंग आकर उसने कहा था कि आंचल को कह देना अभी का फोन आया था, या दिल्ली में नौकरी मिल गई है और मौका मिलते ही लखनऊ आऊंगा। 1 महीने बाद उसे बेंगलोर ब्रांच ऑफिस में भेज दिया गया। वहाँ कंपनी का ब्रांच ऑफिस था। वहाँ नए ऑफिस और उसके काम के लिए उसे सुबह से रात तक लगातार काम करना पड़ता था। 1 साल बाद ही उसका वेतन 70,000 रुपये प्रति माह हो गया और उसे एडवांस ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ा। वहां से लौटकर वह दिल्ली आया तो वह पहली बार 10 दिन की छुट्टी लेकर लखनऊ पहुंचा। लखनऊ पहुंचते ही वह सबसे पहले कॉलेज गया। सोचा था पहले आंचल से मिलेगा, फिर उसके माँ बाप से, किंतु कॉलेज में उसकी मुलाकात आंचल से नहीं हो सकी। आंचल की सहेलियों ने से उसने आंचल के बारे में पूछा था। वह आश्चर्य से उसे यूं देखने लगी मानो आंचल को जानती ही नहीं है। जब उसने कई बार जोर देकर कहा कि आंचल कहाँ है, वह उससे अभी मिलना चाहता है, तो आंचल की एक सहेली ने कहा कि वह यहाँ नहीं है और करीब 8 महीने पहले उसकी शादी भी हो गई। फिर आंचल की सहेलियों की मिली-जुली बातों से उसे पता चला कि अभी को दिल्ली से आंचल के घर बार-बार फोन आने के कारण ही आंचल के माँ-बाप ने उसकी शादी इतनी जल्दी कर दी थी। लड़के के पिता भी आईजी थे और दिल्ली में पोस्टेड थे। उन्होंने आंचल के पिता के साथ ही आईपीएस की ट्रेनिंग की थी। दिल्ली में एक मीटिंग में दोनों की मुलाकात हुई। अच्छा लड़का मिल गया था, ऑफिसर है, नागपुर में पोस्टेड है, हैंडसम है। बातचीत हुई और वहीं शादी तय हो गई। उसके पिता ने बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर आंचल की शादी कर दी थी और वह पति के साथ नागपुर चली गई। माँ बाप ने कहा बाकी पढ़ाई वहीं नागपुर में कर लेगी। अभी को यह जानकर लगा मानो किसी अदृश्य हाथों ने उसे धक्का दे दिया हो। वह अचानक मुड़कर तेजी से होटल गया और सामान पैक करके पहली फ्लाइट पकड़कर दिल्ली वापस चला आया था। अभी हर साल गांव जाता रहा, लेकिन केवल 2-3 दिन के लिए। वह लखनऊ स्टेशन से ही सीधे गांव चला जाता था। गांव में नया घर बनवा दिया। पिता को हमेशा रुपए भेजता रहा है, लेकिन उसके माँ बाप जब भी उसकी शादी की बात करते तो वह टाल जाता था, जबकि उसके माँ बाप रिश्तेदार सभी आश्चर्य करते, किंतु वह हमेशा इस बारे में खामोश रहता। शुरू में अभी ने सोचा था कि जीवन की नैसर्गिक प्रक्रिया के तहत अतीत की यादें धूमिल होकर
लुप्त हो जाएंगी और शारीरिक जरूरतों के कारण वह एक नई राह पर चल सकेगा। किंतु यादों के निशानों की गहराई समय के साथ बढ़ती ही गई। वह कभी भी उन बेड़ियों को तोड़कर बाहर नहीं निकल सका। कोई भी देह आकर्षण उसे अपनी ओर खींच नहीं सका। कार में बैठे बैठे यादों के साए में वह सुषुप्त सा हो गया था। अचानक पूर्ण चेतन होते हुए उसने आंखें खोली और लंबी सांस ली। यहाँ क्यों बैठा है इंतजार में? अब मिलकर क्या हासिल होगा? फिर भी वह बैठा ही रहा, इंतजार करता हुआ, बंधा हुआ। अभी ने चौंक कर देखा। आंचल सामने फुटपाथ पर तेजी से आईटीओ चौराहे की ओर चली जा रही थी। वही चाल, मानो जमीन के ऊपर हवा में चल रही है। कब डब्ल्यूएचओ भवन से निकली, कब आगे निकल गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने झट से गाड़ी स्टार्ट की, फिर विचार की बिजली कौंदी। यदि वह आईटीओ के पास रोड पार करके चली गई तो वह उस तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने जल्दी से गाड़ी लॉक की और आंतरिक होकर उसके पीछे आंचल ही आंचल आवाज लगाते दौड़ा। वह बिना रुके, बिना पीछे देखे तेजी से आगे चलती गई। रुको आंचल, रुको, मैं हूं अभिनव। एक पल के लिए आंचल के कदम थोड़ा हिचके। अभी को ऐसा लगा, फिर उसी गति से बढ़ने लगे। अभी तेजी से दौड़ा कि तभी सामने ट्रैफिक गुजरने लगा। दाहिनी ओर का सिग्नल हो गया। अभी उससे बेखबर उसके पार निकलना ही चाहता था कि सामने सड़क पार करते एक टेम्पो से टकराया, उछल कर गिरा। टेम्पो ब्रेक लगाकर रुक गया। अंधा है क्या? पागल है क्या? गाड़ी के नीचे आ जाता, बत्ती नहीं देखता, पागल है। टेम्पो चालक ने घुड़का। वह दर्द से कर्राते लंगड़ाते हुए उठा। सॉरी सॉरी कहते हुए फुटपाथ की ओर बढ़ा। तब तक एक नारी के कोमल हाथ ने उसकी बाह पकड़कर सहारा दिया और फुटपाथ के कोने पर ले जाकर बैठा दिया। अभी ने दर्द से धुंधली हुई दृष्टि से देखा कि आंचल उसकी ओर आंसू भरी आंखों से देख रही थी। पागल हो क्या? सीरियस एक्सीडेंट हो जाता तो? अभी केवल उसकी ओर देखता रहा। दुनिया सिमट गई और कुछ भी दिखाई नहीं दिया, न सुनाई दिया। बस आंखों से दो बूंदें ढुलक गई। आंचल कुछ पल अभिभूत सी उसकी ओर झुकी रही, फिर चौंक कर चेतन हुई। अभी का फुल पैंट घुटने के नीचे थोड़ा सा फट गया था और घुटने से रक्त बह रहा था। अभी ने आंचल की नजरों का पीछा करते हुए उधर देखा, फिर जेब से रुमाल निकाला। आंचल ने उसके हाथ से झट से रुमाल ले लिया और उसके जख्म पर कस कर बांधते हुए बोले, गाड़ी के नीचे आ जाते तो? अभी ने नीचे देखते हुए फुसफुसाकर कहा, सॉरी। क्या करता? तुम रुक ही नहीं रही थी। तुम मेरी आवाज सुनकर भी क्यों नहीं रुक रही थी? आंचल ने एक पल को उसकी ओर देखा और बोली, मैं रुकना नहीं चाहती थी। क्यों? पहले उठो, चलो, ड्रेसिंग करवा लो। मैं ठीक हूँ, कोई खास चोट नहीं है। अभी उठकर खड़ा हो गया। अगल बगल लोग उन दोनों की ओर ही घूर रहे थे। अभी ने कहा, चलो यहाँ से चलें। अभी ने पीछे की ओर इशारा किया और बोला, उधर मेरी कार है। दोनों उस ओर बढ़े। अभी जल्दी से चलना चाह रहा था, लेकिन वह लंगड़ा रहा था। अपनी कार के पास आकर रुका तो आंचल ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम ड्राइव नहीं कर सकोगे, लाओ चाबी मुझे दो। अभी ने जेब से चाबी निकालकर आंचल की ओर बढ़ा दी। दरवाजा खोलकर दोनों बैठ गए तो गाड़ी स्टार्ट करते हुए आंचल ने पूछा, कहाँ जाना है? पहले अस्पताल चले, ड्रेसिंग करवाने। अभी जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मेरे फ्लैट में ड्रेसिंग का सामान है, मैं कर लूंगा। अभी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। कुछ पल की खामोशी रही। आंचल बिना कुछ बोले सामने की ओर देखती कार चलाती रही। तो अभी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो नागपुर में थी। आंचल ने उसकी ओर तीखी निगाहों से देखा, फिर लंबा निश्वास लेकर उसने कार को आगे बढ़ा दिया। मनोहर मनोहर जंग एन्क्लेव में एक 2 मंजिला भवन के गेट के अंदर जाकर पोर्टिको में कार रोकी।
अभी इस बीच सीट पर पीछे सिर टिकाए खामोश बैठा रहा। केवल बीच बीच में वह एक दो पल के लिए तिरछी निगाहों से आंचल की ओर देख लेता था। आंचल ने कार का दरवाजा खोलकर बाहर आते हुए कहा, चलो। तो अभी चौंक कर दरवाजा खोलकर बाहर निकला। आंचल ने सीढ़ियां चढ़ते हुए आने का इशारा किया। दोनों पहली मंजिल में बरामदे के दाईं ओर एक ऑफिस के बाहर पहुंचे। चपरासी ने झट से दरवाजा खोला और आंचल के पीछे अभी अंदर गया। थोड़ा आश्चर्यचकित सा, हल्का सा लंगड़ाता हुआ छोटा सा ऑफिस का कमरा था। एक मेज, कई कुर्सियां, स्टूल, अलमारी, फाइ, फाइलिंग कैबिनेट, एक टेलीफोन और एक कंप्यूटर आदि। आंचल ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए इशारा किया तो अभी भी सामने पड़ी दूसरी कुर्सी खींचकर बैठ गया। आंचल ने जाते वक्त चपरासी से कहा कि ड्रेसिंग का सामान और 2 कप चाय भेज देना। अभी ने सोचा कि आंचल यहाँ दिल्ली में इस ऑफिस में क्या कर रही है। एक औरत तुरंत ड्रेसिंग का सामान लेकर आ गई। आंचल के इशारा करने पर उसने अभी का जख्म साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांध दी। अभी ने लंबी सांस लेकर कहा, थैंक यू। तब तक चाय आ गई और दोनों खामोश चाय पीने लगे, अपने अपने ख्यालों में घिरे हुए। अभी ने आंचल के सिर की ओर देखते हुए चौंक कर पूछा, तुम्हारे हस्बैंड? आंचल ने अभी की ओर व्यथित नजरों से देखा, फिर अपने सूने सीमंत पर हाथ फेरती हुई मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए मंद स्वर में बोली, मेरे पति जिंदा है। यानी जब तक जानती थी तब तक तो थे, अब पता नहीं। डाइवोर्स? आंचल ने नकारात्मक सिर हिलाया और फिर बिना जवाब दिए चाय की प्याली में कुछ तलाशती हुई सी खामोश बैठी रही। सॉरी, आई एम सॉरी। अभी को लगा कि उसे यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। चाय खत्म हो गई तो अभी ने बातों का सूत्र पुनः जोड़ने के लिए पूछा, तुम नागपुर से यहाँ कब आई और रहती कहाँ हो? अपना पता और टेलीफोन नंबर दे दो। आंचल एक पल उसकी ओर देखकर फिर नीचे देखने लगे, मानो पलकों के कोरों पर आए आंसुओं को वापस ढकेलने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक उसने हंसकर कहा, मेरी शादी के बारे में तो तुम्हें मालूम ही होगा। हाँ, मैं लखनऊ गया था मिलने। तुम्हारी ही एक सहेली ने बताया कि शादी हो गई। तुम्हें मालूम है अभी? आंचल बोली, शायद तुम्हारे फोन कॉल्स ने ही मम्मी डैडी को मेरी शादी करने के लिए फोर्स किया। उन्हें हम दोनों के प्रेम के बारे में मालूम हो गया था। शायद वे नहीं चाहते थे कि आंचल के चेहरे पर गहरी पीड़ा और वेदना की छाया उभरी। उसने अभी के मन में उठते प्रश्नों को जान लिया और आगे बोली, इनकार करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर उन माँ बाप की बात जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी इनकार नहीं किया, कभी डांटा तक नहीं, हमेशा पूरी तरह से सपोर्ट किया। केवल एक के अलावा। वे तो मन में अच्छा ही चाहते होंगे, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होता। हजारों शादियां ऐसी ही होती हैं। आंचल चुप हो गई, मानो उसने कुछ गलत कह दिया हो। अभी भी खामोश रहा क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे। कुछ क्षण गहरी खामोशी छाई रही। आंचल ने अचानक अभी की ओर देखा और बोली, लंच का समय हो गया है। मानो वह चेतना पर बोझ बनती हुई इस खामोशी को दूर हटाना चाहती हो। अभी चौंका, फिर उसने कहा, नहीं, मैं लंच नहीं करता, हैवी ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ। दिन में कभी कभार कुछ स्नैक्स ले लेता हूँ। आंचल ने कॉल बेल बजाई और चपरासी के अंदर आते ही उसने कहा, 2 कप चाय और कुछ बिस्किट ले आओ। दोनों थोड़ा सहज हुए। आंचल ने अभी की ओर देखकर उसकी आंखों में उभरे प्रश्न को पढ़ लिया और बोली, डैडी ने तुरंत रिश्ता तय कर दिया और 15 दिन बाद शादी कर दी। मैं नागपुर आ गई। पति एक फॉर्म में एग्जीक्यूटिव थे, ससुर डीजी पुलिस थे, अब रिटायर्ड हैं। समाज की नजरों में तो सब कुछ परफेक्ट था, शिकायत की कोई वजह ही नहीं थी। पति ऊंची पोस्ट पर, अच्छी तनख्वाह। मैं शादी के 3 महीने बाद ही गर्भवती हो गई। डिलीवरी हुई तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। आंचल चुप हो गई और चाय पीने लगी। अभी व्यथित, अवाक उसकी ओर देखता रहा। फिर आंचल के इशारा करने पर वह बिस्कुट और चाय पीने लगा। आंचल ने आगे कहा, 1 साल के बाद मैं दोबारा गर्भवती हो गई। वह कुछ देर रुकी, फिर फुसफुसा कर बोली, वह भी मरा हुआ पैदा हुआ।
अभी के अंतर में पीड़ा का ऐसा वेग उभरा कि उसकी जुबान जड़ हो गई। आंचल के शब्द भी नहीं निकले और वह चुपचाप नीचे देखता रहा। आंचल ने सहज स्वर में आगे कहा, तब डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया। मैं एचआईवी पॉजिटिव थी। वाट? अभी ने वेदना से अभिभूत होकर आंचल की ओर देखा। उसके बदन में कपकपी सी दौड़ गई। आंचल धीरे से मुस्कुराई, मानो वह अभी को ढांढस दे रही हो। वह बोली, एड्स नहीं, केवल एचआईवी पॉजिटिव। मैंने जिंदगी में कभी कोई इंजेक्शन नहीं लिया था, कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लिया था, कभी किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। फिर शादी के बाद एचआईवी पॉजिटिव कैसे हो गई? समझ सकते हो, उस डॉक्टर को पहली बार गर्भवती होने पर टेस्ट कराना ही चाहिए था। मेरे पति का भी ब्लड टेस्ट कराना चाहिए था। थोड़ा रुककर बोली उस डॉक्टर ने। टेस्ट की रिपोर्ट में मेरे पति सास ससुर को दे दी और उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, बिना अपने बेटे के बारे में कुछ पता लगाए। तुमने केस नहीं किया? केस? मुकदमा? वह हंसी, जिसमें केवल असीम व्यथा और निराशा की झलक और ध्वनि थी। उस समय मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं गहरे अंधकार में चली गई। बस एक ही बात मन में आ रही थी, आत्महत्या। लेकिन उस समय मेरे मम्मी डैडी ने बहुत सहारा दिया। वे मुझे अपने साथ लखनऊ ले आए। मुझे उस गहरे अंधकार से निकलने में महीनों लग गए। मैं धीरे धीरे सहारा लेकर झिझकते रुकते इस राह पर चल पड़ी। मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया। डब्ल्यूएचओ का सपोर्ट है। मैंने एचआईवी एड्स की ट्रेनिंग ली, काउंसलर बनी, पूरे देश में घूमती हूँ ट्रेनिंग और काउंसलिंग के लिए। समय कट जाता है, अब मन लग गया है। अब लगता है कि इस जीवन में कोई लक्ष्य है, कोई काम है करने के लिए। मैंने आंखें मूंद कर डाइवोर्स पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, केवल छुटकारा। यहाँ रेगुलर काम करती हूँ। यह संस्था भी एनजीओ ही चलाती है। सरकार और डब्ल्यूएचओ का सपोर्ट है। यहाँ एड्स से मरे माँ बाप के अनाथ बच्चे हैं। एचआईवी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों बच्चे। जो पॉजिटिव हैं उनके ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन का भी प्रोग्राम है। जो नेगेटिव है, तकदीर वाले हैं, वे कम से कम पहले की तरह फुटपाथ पर तो नहीं है। आंचल चुप हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। अभी ने उसकी ओर देखा तो वह मुस्कुराई। अभी को लगा मानो धूमिल होते कमरे में अचानक रोशनी फैल गई है। जानते हो अभी, जब हम लोगों ने पहले यहाँ काम शुरू किया था तो एक हफ्ते के बाद ही सब मोहल्ले वालों ने हमें घेर लिया और हल्ला करने लगे कि इन बच्चों को यहाँ से हटाओ, हमारे बच्चों में भी एचआईवी एड्स फैल जाएगा। क्या तुम यह कल्पना कर सकते हो कि दिल्ली में ये सब पढ़े लिखे नौकरी पेशा वाले लोग हैं? हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ी। फिर हम लोगों ने फेज वाइज सभी मोहल्ले वालों को बुलाकर सेमिनार किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, लिटरेचर दिया, एड्स के बारे में पूरी तरह से बताया। तब वे सहमत हुए कि इन बच्चों से उनके बच्चों को कोई भी खतरा नहीं है। अब तो कुछ लोग मदद भी करने लगे हैं। अभी ने अपनी आंखों को मलकर उन पर छाए अंधेरे को दूर करने की कोशिश की और खिड़की के बाहर देखा। यहाँ स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, कोई शोर नहीं है। आंचल मुस्कुराई। सभी बच्चे क्लास में हैं, इसलिए दिखाई नहीं दिए। फिर उसने घड़ी की ओर देखा। कुछ देर में क्लास खत्म हो जाएगी, तब देखना। अभी कैसी हो? क्या कोई दवा नहीं? अभी तक मेडिसिन, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी। हर 6 महीने पर ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। मेरा CD 4 काउंट 300-400 के ऊपर ही रहता। हाँ, कुछ एहतियात लेने पड़ते हैं। ज्यादा धूप, ज्यादा ठंड में नहीं जा सकती। बरसात में पानी से भीगने से बचना पड़ता है। केयर करनी पड़ती है कि कोई इन्फेक्शन न लगे। आंचल चुप हो गई, मानो थक गई हो। अभी भी सुस्त, थका, आहत, आक्रांत खिड़की के बाहर देखता रहा। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई आंचल। आंचल ने दर्द भरी सर्द आवाज में कहा, सच? भूल हो गई मुझसे। इंसान की एक भूल
उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है और कभी-कभी तो कई जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। लेकिन अब मुझे एक ही बात का बहुत अफ़सोस होता है, अगर पहली प्रेगनेंसी में मेरा समय पर टेस्ट हो जाता, तो प्रॉपर केयर और इलाज से मुझे एक बच्चा, लड़का या लड़की स्वस्थ पैदा होता और फिर मैं उसके सहारे अपनी ज़िंदगी काट लेती। अब दिन भर काम करने के बाद घर लौटती हूँ, तो घर सूना-सूना लगता है। एक दीवार घड़ी के अलावा मेरा कोई इंतज़ार नहीं करता। कमरे से उजाला चुपचाप निकल गया था, पर खिड़की के बाहर अभी भी हल्की रोशनी थी। आंचल सहज होती हुई सामान्य स्वर में बोली, जानते हो अभी, ऐसा बहुत हो रहा है। आजकल लड़कों की देर से शादी होती है, उनका तरह-तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कई एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं, शादी होती है, अपनी पत्नी को इन्फेक्ट करते हैं और अक्सर ब्लेम पत्नी पर लगता है। गरीबों में तो और भी है, उन्हें जानकारी भी नहीं है। वे अपने गांव से बाहर बहुत दूर शहर में जाकर नौकरी करते हैं, साल-साल भर घर नहीं जाते, आते और जब आते हैं तो एक एचआईवी के साथ आते हैं और पत्नी को प्रभावित करते हैं। आंचल ने अचानक चुप होकर अभी की ओर देखा। आई एम सॉरी, मैं बोलती ही जा रही हूँ। तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो? शादी कब हुई? बच्चे? अभी उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। ध्वनि कानों से टकरा तो रही थी, पर शब्द नहीं बन रहे थे। दिमाग में शून्य सा जम गया था। उसने चौंक कर बाहर देखा। बच्चों का हुजूम मैदान में निकल रहा था। उनका संवेद स्वर उमड़ कर अंदर आया, उसे चेतन करता हुआ। अभी ने सिर को झटका दिया, मानो विचारों के घने जाल को तोड़कर अपनी बंद चेतना का आजाद कर रहा हो। आंचल का अंतिम वाक्य उसके मानस पटल पर दस्तक देता रहा। उसने आंचल की ओर देखा। शादी? नहीं, कभी सोचा नहीं, केवल एक बार सोचा था, भूल हो गई। उसके बाद किसी से भी कोई इच्छा नहीं रही। आंचल की आंखों में आश्चर्य के साथ गहरी वेदना झलकी। अभी तक शादी नहीं की? अभी ने कहा, नहीं की। तुम मुझसे शादी करोगी? आंचल के पोर-पोर झंकत हो उठे। एक लहर सी पूरे बदन में फैल गई। संवेदना और भावनाओं के घने बादल उमड़कर आंखों से बह निकले। अंतर से एक आह उभरी। उसने कंपित होकर कहा, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, अब तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो। नहीं, अभी ने आगे झुककर कहा, तुम्हारे मना करने पर मेरी जिंदगी अब कभी आबाद नहीं होगी, यह तो तुम जानती हो। आंचल ने बुझे स्वर में कहा, जानते हो? क्या कह रहे हो? मुझे कोई बच्चा नहीं हो सकता। अभी ने आंचल की ओर सजग दृष्टि से देखा। जानता हूँ, हम बच्चा गोद ले लेंगे, वरना मुझे भी एक दीवार की घड़ी के सहारे ही जिंदगी गुजारनी होगी। हाँ, तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी में खुशी ला सकता है। आंचल देर तक खामोश रही, तो अभी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अभी तो जा रहा हूँ, कल आऊंगा इसी समय। तुम्हारा जवाब सुनने तैयार रहना, अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिखने के लिए। तो बस आज की कहानी में इतना ही। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।